हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री और क्लास 12th केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जहाँ पर हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली है अपने लास्ट लेक्चर में। आगे उसी को ही कंटिन्यू करते हैं और टॉपिक से हमारे प्रॉपर्टीज के बचे हुए उनको कंप्लीट करके आगे कुछ केमिकल इसके जो कुछ कंपाउंड है, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो क्या कंपाउंड बनाते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बच्चों, एक बार आप देख लीजिए जो भी टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे अपने लास्ट लेक्चर में, आप रिवाइज कर लीजिए साथ साथ, फिर आगे चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप देख लीजिए जो जो टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम कैटालिटिक एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे थे। तो कैटालिटिक एक्टिविटी यानी कि जो ये मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये एक्ट करते हैं एज अ कैटालिस्ट। जैसे कि हमने हाइड्रोजनेशन प्रोसेस देखी, हम जानते हैं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस वाइडली यूज की जाती है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, फूड इंडस्ट्रीज में, ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में। होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। तो जैसे कि हम यहाँ पर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देख पा रहे हैं, हमने एल्कीन लिया है, ये है हमारे कैटलिस्ट, निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, कोई भी कैटलिस्ट हमने अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है, मेटल्स भी है, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाता है। ये बात करते हैं हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस हम भली भांति जानते हैं, जहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन किया जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन आगे होती है। तो ये बात की थी हमने अपने लास्ट लेक्चर में कैटालिटिक एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज कैटलिस्ट। तो ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि करते हैं मेटल की तरह, कैटलिस्ट की तरह एक्ट। अब देखो ये है मेटल सरफेस, ठीक है, ये है H। द मेटल एब्जॉर्ब द रिएक्टेंट गैस ओवर इट्स सरफेस। तो मेटल क्या करते हैं, इस रिएक्टेंट गैस को अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करते हैं एंड प्रोवाइड सरफेस एरिया। और क्या करते हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन की, ठीक है। द कैटालिटिक एक्टिविटी इज ड्यू टू, और ये कैटालिटिक एक्टिविटी होती किस वजह से है, कि दो मेन फैक्टर है। एक है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये जो मेटल्स हैं, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनके पास होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जिस वजह से ये कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है वेकेंट डी ऑर्बिटल। अब हम ये भी जानते हैं कि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसीलिए तो ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। अगर हम ट्रांजिशन मेटल की बात करें ना, ट्रांजिशन मेटल वही तो है जिनका डी सबशेल क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, साइज में स्मॉल है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैटालिटिक एक्टिविटी भी इसी वजह से शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट कर लेना है, फिर आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस हम करेंगे, तो नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब कुछ एक दो प्रॉपर्टी ही हमें पढ़नी है, बच गई है, जैसे अभी तक बच्चों हमने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज कर ली हैं। अब हमें कुछ प्रॉपर्टी जैसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में बात करनी है, कि ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं। दूसरा हम एलॉय फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन से हैं, क्या कंपाउंड बनाते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, फिर ये हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारा ये डी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, फिर एफ ब्लॉक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल
सिंपल सा मतलब यही है कि ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं मेटल जो है वो लैटिस फॉर्म करते हैं, मेटल जो है वो लैटिस बनाते हैं क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो जैसे हम एक लैटिस यहाँ पर बनाए क्रोमियम का, इस तरीके से हम कह रहे हैं ये है क्रोमियम का लैटिस। और ये मेटालिक बॉन्ड से क्या है, जुड़े हुए हैं। अब हम कह रहे हैं ये जो लैटिस है, लैटिस ऑफ CR, जो लैटिस ऑफ CR है, यहाँ पर ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है ये क्या है, ये इंटरस्टिशियल ये है इंटरस्टिशियल वॉइड्स या इंटरस्टिशियल साइड। वॉइड्स कह लो या साइड्स कह लो, इंटरस्टिशियल वॉइड या साइड। अब ये जो इंटरस्टिशियल वॉइड है या साइड, ये अगर कोई स्मॉलर साइज एलिमेंट, स्मॉलर साइज एटम, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड बोरॉन, ठीक है, कोई स्मॉलर साइज एटम क्या कर ले, इस जगह को ऑक्यूपाई कर ले, यहाँ पर ट्रैप हो जाए, तो हमारे क्या बन जाएंगे। देखो अगर ये कार्बन यहाँ पर ट्रैप हो जाता है, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या बनाएगा, अब ये क्या बन गया है, अब ये बन गया है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड कैसे बन रहा है, जब ये जो एम्प्टी साइट है या वॉइड है, ये जो इंटरस्टिशियल वॉइड है, ये ट्रैप, इसको कौन ट्रैप कर रहा है, कोई स्मॉलर साइज का एटम जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये जब इसे ट्रैप कर रहे हैं, ये क्या बना रहा है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना रहा है। जैसे हमने कहा कि ये CR है, इसके साथ कार्बन के इंटरस्टिशियल साइट पर आ गया है, तो ये क्या बनाता है, ये बच्चों CR4C3 नाम का एक कार्बाइड बनाता है, एक कार्बाइड बनाता। ठीक है, ऐसे ही आयरन भी ऐसे ही क्या बनाता है, एक कार्बाइड बनाता है, तो सीमेंटाइट कहता है। ठीक है, इतना आप नोट कीजिए। क्या बना रही है, कार्बाइड। ठीक है, ऐसे ही अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन भी कार्बन के साथ मिल करके कार्बाइड बनाता है, जिसे हम कहते हैं सीमेंटाइट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। ये इंटरस्टिशियल स्पेस था, खाली जगह तो हमने भर दिया है कि स्मॉलर साइज एटम से, तो ये क्या बन गया, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। यहाँ पर क्लियरली लिखा है when smaller atom example carbon, hydrogen, nitrogen और boron get trapped in interstitial void,
जब ये इंटरस्टिशियल वॉइड में ट्रैप हो जाते हैं, देन द कंपाउंड फॉर्म, तो जब तब जो कंपाउंड फॉर्म होता है, बनता है, उसी को कहा जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जब ये स्मॉलर एटम इंटरस्टिशियल वॉइड में ट्रैप हो जाते हैं, तब जो कंपाउंड बनता है उसी को इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहा जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, ये जो स्मॉलर एटम थे, ये इस पर क्या हो गए, ट्रैप हो गए, तो जो कंपाउंड बना उसे हमने कहा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। बाकी ये हमें पता है, ये जो एम्प्टी स्पेस है क्या, इंटरस्टिशियल वॉइड। अब ये क्या करता है, जब ये कार्बाइड बन जाते हैं, है ना, इससे होता है क्या, हार्डनेस बढ़ जाती है इसकी, डक्टाइलिटी बढ़ जाती है, सॉरी हार्डनेस बढ़ जाती है और डक्टाइलिटी कम हो जाती है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है, डक्टाइलिटी कम हो जाती है और हार्डनेस बढ़ जाती है। क्लियर है, हार्डनेस बढ़ रही है, ब्रिटलनेस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि डक्टाइलिटी कम हो रही है। डक्टाइलिटी कम होने की वजह से हार्डनेस और ब्रिटलनेस भी इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से कंपाउंड बनते हैं। चलिए नोट कीजिए इसे, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जो कि है अलॉय फॉर्मेशन। अब अलॉय फॉर्मेशन का क्या है, अलॉय बनती कैसे है, इससे पहले ये भी पता होना चाहिए कि अलॉय होती क्या है ना। अलॉय क्या है, अगर हम अलॉय की बात करते हैं, इट इज अ, कैसा है ये, होमोजेनस है या हेट्रोजेनस है, ये होता है बच्चों होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, ये होमोजेनस मिक्सचर होता है, लेकिन किसका, किसी मेटल या नॉन मेटल का, जब कोई मेटल और नॉन मेटल किसी दूसरे मेटल में डिसॉल्व होती है। ठीक है, व्हेन इट इज फॉर्म्ड, अच्छा हमें पता है ना होमोजेनस मिक्सचर किसे कहते हैं, हेट्रोजेनस क्या होता है, एलॉयज हमेशा होमोजेनस होते हैं। होमोजेनस यानी कि जहां पर जो दोनों कंपोनेंट, ठीक है, अगर हम केवल बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो दोनों कंपोनेंट आपस में अच्छे से मिल जाते हैं। जैसे हमने चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन पढ़ा था, तो सॉल्यूशन में बहुत अच्छे से डिटेल में हमने होमोजेनस हाइड्रोजेनस के बारे में बात की थी, अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, राउल्ट्स लॉ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें पढ़ी थी, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे। तो वहां पर हमने एलॉय का भी डिस्कशन किया था थोड़ा बहुत, तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इट इज फॉर्म्ड व्हेन वन मेटल और नॉन मेटल इज dissolved in another metal। एलॉय कब बनते हैं, जब एक मेटल और नॉन मेटल, कोई मेटल हो या नॉन मेटल, किस में डिसॉल्व होते हैं, किसी दूसरे मेटल में डिसॉल्व होता है, तो अलॉय बनते हैं। अब पहले आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में जो अलॉय की डेफिनेशन पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा कि जब दो मेटल मिलते हैं तो अलॉय बनाते हैं, दो मेटल का जो मिक्सचर होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर जब दो मेटल से बनता है तो वो अलॉय बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये पढ़ेंगे, जरूरी नहीं कि मेटल और मेटल ही अलॉय बने, मेटल और नॉन मेटल भी तो अलॉय बना सकते हैं। जैसे देखो, कुछ अलॉय के एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, ठीक है, स्टील है, ये तीनों क्या है, अलॉयज है।
लेकिन अगर आप देखो ब्रॉन्ज की हम बात करते हैं, ब्रॉन्ज यानी कि कांसा भी जिसे हम कहते हैं, तो ब्रॉन्ज बनता है बच्चों कॉपर और टिन। ठीक है, ब्रॉन्ज होता है कॉपर और टिन का अलॉय। ब्रास की बात करें तो ये होता है कॉपर और जिंक। और जिंक का अलॉय। इसके अलावा अगर हम स्टील की बात करते हैं तो देखो स्टील, अगर हम स्टील की बात करते हैं तो स्टील बनता है बच्चों आयरन और कार्बन से। अब आयरन क्या है, आयरन तो मेटल है, और ये जो कार्बन है ये क्या है, एक नॉन मेटल है। ये तो हमारा मेटल है। ये है नॉन मेटल। ठीक है, तो एक मेटल या नॉन मेटल डिसॉल्व होता है जब दूसरे मेटल में, तो बनता है अलॉय। जैसे यहाँ पर तो दोनों मेटल मेटल है, मेटल मेटल के होमोजेनस मिक्सचर को अलॉय बोल रहे हैं, ये भी मेटल मेटल है, लेकिन ये है मेटल और नॉन मेटल। ठीक है? अब अलॉय में होता क्या, मान लो एक मेटल है जिसकी प्रॉपर्टी है कि वो कैसा है, वो है हार्ड। ठीक है, एक मेटल है उसकी प्रॉपर्टी है हार्ड, दूसरा मेटल है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों मेटल को मिला करके इनका अलॉय बना देंगे। अलॉय में क्या होगा, दोनों मेटल की प्रॉपर्टी आएगी, लेकिन क्योंकि अलॉय जो अब बना, मान लो ये कोई मेटल ए है जो हार्ड है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, मान लो ये कोई मेटल बी है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है और हार्ड नहीं है, लेकिन मान लो ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये मिला करके एक अलॉय बनाएंगे ए बी। अब ये जो अलॉय है, ये जो मिक्सचर है, ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा और ये हार्ड भी होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अलॉय बनते हैं। तो जरूरी नहीं है अलॉय हमेशा मेटल मेटल के ही बने, मेटल और नॉन मेटल के भी अलॉय बनते हैं, जिसको हम वाइडली यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं। जैसे कि स्टील है, तो स्टील आप जानते हैं आपके घर में जो टेंसिल्स हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप देखेंगे स्टील से ही बनी हुई होती। ठीक है, क्लियर है, तो चलिए इतना आपको नोट कर लेना है अलॉय के बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड। ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं। अब नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड और स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड क्या, तो स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड जो जिसमें क्या होता है, जिसमें जो प्रेजेंट होल रेशियो में प्रेजेंट होता है। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड फ्रैक्शन नॉट इन होल नंबर, जिसमें ये फ्रैक्शन में होते हैं, होल नंबर में नहीं होते। ठीक है, फ्रैक्शन में होते हैं, कॉमा कर लेंगे यहाँ पे, फ्रैक्शन में होते हैं। ठीक है, नॉट इन होल नंबर, होल नंबर में नहीं होते, ऐसे कंपाउंड होते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, टू फॉर्म अ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड द मेटल शुड एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। दूसरी चीज है कि उसके पास क्या होनी चाहिए, वेरिएबल वैलेंसी होनी। जैसे अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो एक तो ये प्रॉपर होल नंबर रेशियो में है 1:1 में, जबकि ये प्रॉपर होल नंबर रेशियो में नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पर देखिए तो ये केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, जबकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ऐसे कंपाउंड जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और जो होल नंबर रेशियो में फाउंड नहीं होते हैं, इनके फ्रैक्शन में होते हैं, वो होते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। क्लियर है, चलिए इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।